बिल्कुल। मैं माल्टा वुमेन काउंसिल की तरफ से आप सबका बहुत 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 वेलकम करती हूँ यहाँ पे। माल्टा वुमेन काउंसिल का क्या पर्पस है? माल्टा वुमेन काउंसिल एम्पावर वुमेन, एम्पावर कम्युनिटीज। तो अगर हमारी वुमेन एम्पावर होगी तो हमारी कम्युनिटीज एम्पावर होंगी, हमारी कम्युनिटीज एम्पावर होंगी तो आपको पता है कि सोसाइटी में अगर वुमेन के साथ ही तो फैमिली है, फैमिली अगर फैमिली एम्पावर होगी, एक वुमेन एम्पावर है तो फैमिली एम्पावर हो जाएगी, तो उसके साथ बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट आ जाता है उसका। तो माल्टा वुमेन काउंसिल टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस करती हैं, कभी मेंटल हेल्थ के लिए, कभी स्किल बिल्डिंग, जो जैसे आजकल हमारे ये वाले इसमें चल रहे हैं। तो इसमें सवेरा स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स जो चल रही हैं, तो लास्ट वीक हमारा था एंगर पे ही था। एंगर वाकई में सुनने में ही एक जो है ना बड़ी, मतलब ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। तो लास्ट वीक हमारा था अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन माइंड एंड बॉडी, जो हमारा नम्रता ने किया था। तो आज का जो हमारा सेशन है, एंगर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर जो है इस स्किल बिल्डिंग के लिए हमारी मारिया अली हैं। तो मारिया अली मास्टर्स डिग्री हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एंड हैज एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग काउंसलिंग टू यूथ, adults and seniors in a different settings. As a social service worker at Salco, she has been providing services and support to the residents of GTA, especially from the South Asian community. तो ये साल्को के बारे में तो खुद मारिया बताएंगी हमें। तो मैं दिल मतलब खुशामदीद कहती हूँ मारिया हमारे इस माल्टा वुमेन काउंसिल में आने के लिए। और मैं एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये फेसबुक पे लाइव भी है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप अपना सुंदर सुंदर चेहरा हमारे साथ शेयर करना, तो वो आप पर्दे के पीछे भी रह सकते हैं। कई होता है कि नहीं शो करते, तो हम इसमें कोई वो नहीं है हमारे लिए। तो आप हमारे साथ हैं, इतना ही हमारे लिए बहुत है। और दूसरा एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी अभी हमारा नेक्स्ट एडिशन जो सौविब का है, हमारा एक मैगजीन आता है साउथ एशियन वुमेन का, जो बिजनेस में साउथ एशियन वुमेन है उनके लिए, सौविब के नाम से। तो उसकी जो है उसकी पैकेजेस होते हैं डिफरेंट। आप उसमें अपना आर्टिकल देना चाहते हैं, आप उसमें अपनी एड देना चाहते हैं, अपना कार्ड देना चाहते हैं, तो वो भी अभी नेक्स्ट एडिशन के लिए हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। तो उसके पैकेजेस उसमें अगर हो सके तो इसमें आप एक बार फिर से उसको शेयर कर दीजिएगा। तो वो वैसे हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें तो हम शेयर कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप चाहें तो कोई भी बिजनेस के लिए आप अपनी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, आप उसमें आर्टिकल दे सकते हैं, उस डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो मैं अब आप लोगों के बीच में से हटके तो मैं वेलकम करती हूँ मारिया का कि आज का जो टॉपिक है हमारा एंगर मैनेजमेंट का। तो उसमें हाइलाइट्स क्या है? व्हाट इज एंगर, expressing anger, control anger before it controls you, understanding conflicts, healthy and unhealthy ways to resolve conflicts. तो मरिया, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि आप इस सेशन को आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं ना? आपकी है, राइट? तो आप इंटरेक्शन जो है आप बीच में करेंगी कि प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे? हम लोग चैट में लिख सकते हैं सब लोग, अगर तो अगर किसी ने हैंड रेज किया तो आप बीच में उसका आंसर करना चाहेंगी कि प्रेजेंटेशन के बाद करना चाहेंगी? आइडियली मैं यही करती हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद में सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम स्लॉट रखती हूँ फॉर एवरीबडी टू आस्क देयर क्वेश्चंस इफ दे हैव एनी कमेंट्स और टू शेयर समथिंग। तो एक ये होता है कि फ्लो चलता है प्रेजेंटेशन का, दे कैन जॉट डाउन देयर क्वेश्चंस बाय देमसेल्व्स ऑन देयर नोटबुक, या तो फिर वो चैट में लिख दें तो उनको भी याद रहेगा और हम जब टाइम आएगा पढ़ सकते हैं।
एक्नॉलेज कर जी सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम ऐसा करेंगे, अभी हम सब म्यूट में रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज उसको चैट में लिख लीजिए या अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब फ्लो में प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो क्वेश्चन आता है बाद में भूल जाता है। भूल तो जाते प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और बाद में हम फिर मारिया के साथ वो सारे बात जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। जी हैं। मारिया, फ्लोर इज योर्स। जी थैंक यू। थैंक यू रिंटू जी, थैंक यू सो मच, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड थैंक यू यू सो आर मच उज़मा मार्टिन वुमेन काउंसिल टू इनवाइट मी, और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं और कुछ अच्छा शेयर कर सकूं, यूजफुल शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि रिंटू जी ने कहा, मैं सोशल वर्कर के तौर पे सालको में काम करती हूँ, और सालको बेसिकली इज अ साउथ एशियन लीगल क्लिनिक ऑफ ओंटारियो, एंड हम डील करते हैं तमाम उन लो इनकम साउथ एशियन पॉपुलेशन के साथ जिनको कोई लीगल इशू है और एंड दे कैन नॉट अफोर्ड एनी लॉयर। सो वी हैव अ टीम एट सालको जो कि उनको लीगल एडवाइस और कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकती है। आप सालको की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर डिटेल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर वी ऑफरिंग। ठीक है, और विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, और मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी जो है वो चैट में भी दे दूंगी, या नुज़मा के पास है, आप कभी भी उनसे ले सकते हो। ठीक है, तो सॉरी, तो सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी चलिए गुड। एक मिनट, ये क्यों आ गया इधर? ओके, तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें चैट बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दूंगी और आपको उसमें से भी मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है एंगर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं। I have actually divided the presentation in two parts. पहला पार्ट है जो कि एंगर मैनेजमेंट और एंगर के ऊपर है, एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बिफोर हम एंगर को समझे कि एंगर क्या है और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। बिफोर गोइंग फर्दर, इफ डू यू गाइज वांट मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी उर्दू चलेगा? मिक्स चलेगा। मिक्स चलेगा, ठीक है। जी सो अंडरस्टैंडिंग एंगर, मतलब आपको पहले समझना ये है कि एंगर है क्या। हर इंसान के पास 4 बेसिक इमोशन होते हैं, ठीक है। एंगर, फियर, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, ये 4 फीलिंग्स हर इंसान के अंदर होती है। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको बाय बर्थ दी गई है, इसको आप अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। ठीक है, एंगर भी एक इमोशन है, जिस तरह खुशी एक इमोशन है, तो उसको महसूस करना गलत नहीं है। ठीक है, एंगर अलग अलग तरीके से यू कैन फील इट, लाइक sometimes you feel cold, sometimes you feel defensive, sometimes you feel frustrated, hostile, mad, um, you feel aggressive. These are all the feelings that comes under anger. Then if you think if you see fear yani ki khauf, fear is like when you feel anxious, when you feel frozen, or you feel panic, tense, stress. These all feelings comes under the umbrella of fear. Sadness is like when you feel depressed, when you feel embarrassed, when you feel guilt, hurt, gloomy, low, weak. That all comes under the umbrella of sadness. Then comes happiness or joy, where you feel confident, when you feel brave, you feel happy, you feel strong, hopeful, love. All those pleasant feelings comes under the umbrella of happiness or joy. So today we are going to talk about anger only, and which is the most powerful of all the emotions. So how can you define anger? Anger is an emotional response which is triggered by an interpretation that a threat is or may be present. Whenever you feel threatened, or whenever आपको
whenever your body feels danger, खतरा महसूस करते हैं आप किसी भी तरीके का, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक तरीके का एक फीलिंग जागती है और वो स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो बेसिकली एंगर का होता है, विच इन टर्न समटाइम्स कन्वर्ट इनटू फियर। ठीक है, एंगर बेसिकली बहुत पावरफुल इमोशन है और एक बहुत नॉर्मल इमोशन। हम जो ये कहते हैं ना कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं, गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी एक फीलिंग है, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, और वही हम आज यहाँ पे सीखेंगे। It can be used either productive or counterproductive ways. We all feel angry. This is what I have mentioned over here as well, that we all feel angry. And when we feel angry, when we cannot get something that we want, जब हमें कुछ नहीं मिलता या हमारे साथ कोई गलत करता है, ठीक है, either we are upset about something, or if we are hurt, or if we are scared, and when we are tired, or when we are feeling so much of stress, right? These are some very common instances जहाँ पे हम anger feel करते हैं. And I think everybody in this group over here, they must have felt anger during these times when they are hurt, when they're scared, when they're tired, especially when they're tired. So, and it's a very normal emotion. Consider it as a very normal emotion. Now, this is a picture depiction of basically how the cycle of anger works. So you see there is a triggering event. कोई इवेंट ऐसा होता है, कोई बात ऐसी होती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपका ये इमोशन ट्रिगर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट्स। फिर आपका ब्रेन वर्क करता है और आपको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं। देन योर हार्ट स्टार्ट्स टू वर्क एंड देन यू फील इमोशनली अबाउट दैट ट्रिगरिंग इवेंट। एक इमोशनल रिस्पॉन्स आपका बाहर आता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके फिजिकल सिम्टम्स। वो जो इवेंट है वो इन सब एरियाज में आपको इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स ऑन योर थॉट्स, इट इफेक्ट्स ऑन योर रिस्पॉन्सेज, इट गिव्स यू सम फिजिकल सिम्टम्स एज वेल। फिर आता है एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स। जब बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एंगर डेमोन्स्ट्रेशन। और उस स्टेज तक हमें बेसिकली पहुंचना नहीं है। हम उसको मैनेज करेंगे कि हम ट्रिगरिंग इवेंट के बाद ऐसे थॉट्स अपने जहन में लाएं कि वी डोंट रीच टू दैट बिहेवियर रिस्पॉन्स व्हिच माइट हर्ट समबडी। This is a very important thought. It's a very important thing that everybody needs to understand, that anger and other emotions, underneath a person's anger, there's often another emotion, such as hurt or guilt. Putting your feelings into words will allow you to explore and name these emotions. This helps lessen the intensity of those feelings. If you analyze yourself, if you analyze whenever you are angry, basically, anger जो है वो basically is a secondary emotion. Anger से पहले आप कुछ और फील करते हैं जिसके बाद आप anger फील करते हैं। So that is very important to understand that what was the primary emotion that you felt when any triggering event happened. जब भी कोई इवेंट होता है, कोई सिचुएशन होती है, कोई बात होती है, सबसे पहला इमोशन आप क्या फील करते हैं? और बाज़ औक़ात वो इमोशन या तो डर होगा या फिर तकलीफ होगी किसी भी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। और उस इमोशन के बाद सेकेंडरी इमोशन आपका आएगा एंगर। तो आपको पहले इस बात से अवेयर होना है कि मेरा पहला Can you guys hear me? Yes. Okay, great. Because it shows some connection interruption, so that's why I'm okay. तो आपको पहले बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या था, और वो आपके आगे के स्टेप्स को बड़ा आसानी से रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंगर की 3 तरह की रेंज है इंटेंसिटीज की। एक है इरिटेशन, फिर आता है एंगर, और फिर आता है रेज।
Irritation is that this can be when you feel annoyed at something that someone has done to you. जिसको आप अगर उर्दू में कहना चाहें तो आप किसी की बात से या किसी के बिहेवियर से चिढ़ जाते हैं. That is irritation. That's the primary or basic intensity of that emotion, right? फिर आता है anger. This can be when you feel more than annoyed but can be somewhat controlled. अब जो सेकंड इसका जो इंटेंसिटी का लेवल है वो है एंगर, जहां पे आप एनॉयड से थोड़ा आगे निकल गए हैं लेकिन अब उस स्टेट में है कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. और इसी को आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप थर्ड स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे जो कि रेज कहलाती है. और रेज क्या होता है कि दिस इज व्हेन द एंगर हैज कंप्लीटली टेकन ओवर योर बॉडी एंड यू कैन नो लॉन्गर थिंक रैशनली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस. This is the stage that can be most detrimental because you don't think, you just act. You go with the flow, you just follow the emotion and you do what the emotion is asking you to do. And you are controlled by the emotion. This is the stage. Rage वो stage है जहां पर आपकी body आपके control में नहीं रहती. आपके thoughts आपके control में नहीं रहते. आपके actions आपके control में नहीं रहते. और फिर आप वो कर गुजरते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. और फिर जो उसके रिजल्ट होता है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, वो इतना हार्श होता है कि दैट अगेन मेक्स यू एंग्री और मेक्स यू हर्ट, राइट? तो हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इस पर है कि हमें एंगर की ही इस स्टेज पर हमें इसको कंट्रोल करना है ताकि ये रेज तक ना पहुंचे जहां पे आप किसी को हर्ट ना करें. जो हम बात पहले कर रहे थे कि एंगर जो है वो एक ऐसी फीलिंग है जो कि हर इंसान महसूस करता है और हर इंसान को महसूस करनी चाहिए. एंगर कब सही होता है और एंगर कब गलत होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है, कब आपके लिए एंगर एक प्रॉब्लम बन जाए, कब आपके लिए एंगर अच्छा है. When anger is good, anger can help us when we are threatened. It makes our body ready to fight. It helps us move quickly or fight strongly when we are in danger. Anger can help us make a change. And anger can also help us speak up for ourselves. इन सारे बातों को देखते हुए हमें लगता है कि हाँ, एंगर एक पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है. Only when it is used constructively. Only when it is controlled. जब आप उसको किसी अच्छे के लिए यूज करें. ठीक है, जैसे अगर आपने एग्जाम्पल देखी हो कि जब कहीं सोसाइटी में किसी कम्युनिटी में कुछ गलत होता है, ठीक है, और बहुत सारे उस कम्युनिटी के लोग उसके लिए लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसके राइट के लिए बाहर निकलते हैं. दैट इज द टाइम व्हेन एंगर इज यूज्ड पॉजिटिवली, एंगर इज यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली. अगर उस वक्त आप अपना एंगर दबा देंगे तो वो किसी काम का नहीं है. आपने उस एंगर को चैनलाइज किया, आपने उस एंगर को यूज किया टू फाइट अगेंस्ट अ क्राइम और समथिंग व्हिच बैड हैज हैपेंड इन द सोसाइटी. ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन एंगर इज गुड, राइट? एंगर प्रॉब्लम कब बनता है? एंगर प्रॉब्लम तब बनता है व्हेन everyone feels angry at the same everyone feels angry sometimes, but feeling angry all the time can cause problem. Acting out in anger can also cause problem. We can hurt ourselves and we can hurt other people. जिस तरह से आप हर वक्त रोते नहीं रह सकते, ठीक है, अगर एक फीलिंग जो कि आप मुस्तकिल महसूस कर रहे हैं, if you are feeling that feeling for a longer period of time, that feeling is going to cause you problem. Then that doesn't matter if that feeling is of anger or happiness or joy or sadness or fear. Any sort of feeling that you are feeling for a longer period of time or most of the time, then it's going to cause a problem to yourself and to other people who are around you. अगर वो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये फीलिंग अब मैं मुस्तकिल फील कर रहा हूँ और ये दूसरों को भी हर्ट कर रही है और ये मेरे लिए भी परेशानी बन रही है, तब जाके वो चीज प्रॉब्लम बन जाती है और उसी चीज को हमें नहीं होने देना. Control it before it controls you. So there are 3 basic approaches that you can use to control your anger.
I will share some techniques as well, but before techniques, I would like to share some approaches that are used to control the anger. Expressing your angry feelings in an assertive and non-aggressive manner is the healthiest way to express anger. Assertive and not aggressive manner मतलब आपने चीखना चिल्लाना नहीं. You are not shouting, you are not throwing stuff, you are not yelling, you are not blaming, you know, इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले को कि जो बात हुई है या जो सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन ने आपको मतलब एंग्री फील करवाया है. That is basically assertiveness. Assertiveness is a skill that comes gradually to a person. ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. To do this, you have to learn how to make clear what your needs are and how to get them met without hurting others. Being assertive doesn't mean being pushy or demanding. It means being respectful of yourself and others. आपको दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट भी शो करनी है, लेकिन आपको अपना पॉइंट भी प्रेजेंट करना है. ये दोनों चीजें आपने इस अंदाज से करनी है कि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो और आपकी बात भी कन्वे हो जाए. ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो कि वक्त के साथ साथ आपको आप लर्न करते हो कि आप, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सोचना होता है, थोड़ा ठहरना होता है. यू नीड टू पॉज एंड यू हैव टू थिंक कि okay, this is the situation. Now, how can I react to the situation? Either I can shout, either I can yell, either I can beat, or I can just tell the person in a way that this behavior or this action or this type of words are hurting you. How you are going to do that? ये एक स्किल है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे. एक दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका क्या है? सप्रेस करना, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं ना गुस्सा पी जाना. आप गुस्से को पी जाएं. That is the thing basically, which is anger can be suppressed. Anger can be suppressed. It can be converted or redirected. This happens when you hold in your anger, stop thinking about it, and focus on something positive. The aim is to inhibit or suppress your anger and convert it into more constructive behavior. The danger in this type of response is that if it isn't allowed to outward expression, your anger can turn inward on yourself. Anger turned inward may cause hypertension, high blood pressure, or depression. जब आप ये कहते हैं कि आप गुस्सा पी जाएं, तो पी जाने के बाद आपने और क्या करना है उसके बाद? अगर आपने उसको पी लिया और वो आपका हजम हो गया, तो फिर उसने ये सारे काम करने. उसने आपको हाइपरटेंशन देना है, हाई ब्लड प्रेशर देना है, डिप्रेशन देना है, डायबिटीज देना है, अल्सर देना है, कैंसर देना है, सब देना है. सप्रेस करने का मतलब ये है कि आप उसको एक्सप्रेस ना करें, आप बताएं नहीं कि आपको क्या हो रहा है. ठीक है? या आपको लगता है कि अभी बताना मुनासिब नहीं. It is not the right time to tell. And it is not the right person to tell. Or there is no point of telling to that person. Then what? Then you channelize it. Then you redirect it. फिर आप कुछ ऐसा करें कि जो एंगर के वक्त जो आप में से जितने लोगों को भी यहाँ जहाँ भी हैं, जब आपको एंगर की फीलिंग आती है, कभी देखा है आपने कि आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर राइज होता है? आपको अपने कान में से और नेक एरियाज में से, डिड यू एवर फील लाइक दैट देयर इज सम स्मोक कमिंग आउट? It's because your body is flowing with the energy, and that energy needs to come out. और sometimes situation ऐसी होती है या जिस पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसके सामने आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो फिर आप क्या करते हैं? अगर आपने उसको दबा लिया अंदर, तो फिर तो आपको बीमारियां देगा. इट विल कॉज यू इलनेस.
You need to find a middle way for it. Do something where this energy which is flowing in your body, वो कहीं use हो जाए. जैसे कि जो मैं बहुत करती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने sometimes you are feeling angry towards your parents, you are feeling angry towards your boss, or you are feeling angry towards whatever is happening outside in the community. अब मैं जिस तरह से कभी कभी जिन क्लाइंट्स को डील करती हूँ तो मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती उसका, तो फिर मैं क्या करूँ? देन what I do, जो मैंने अपने लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, वो ये है कि either I will start writing, I will write the entire event, what is happening and what I am feeling word to word. आप उसमें रुकेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, जो आ रहा है वही लिखेंगे, चाहे फिर वो कभी कभी गालियां भी होती हैं, कर्स वर्ड्स भी होते हैं, but you say it, you think and you write it. That helps a lot. Then you either go for a walk or you start cleaning, and or you can talk to anybody जिसके साथ आप easily comfortable होके share कर सकते हो. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एंगर को एक रीडायरेक्शन देगी और आपका एंगर suppress होगा, लेकिन at least you will be able to share it with somebody, even if you will be able to channelize your energy. I hope I'm making this point clear. It's a very difficult thing, but or most of the time we are doing this only. We are only suppressing it. The next point, which is very important, is that unexpressed anger can create other problems. It can lead to pathological expression of anger, such as passive-aggressive behavior, getting back at people indirectly, and rather than confronting them head-on, or a personality that seems perpetually cynical and hostile. People who are constantly putting others down, criticizing everything, and making cynical comments haven't learned how to constructively express their anger. Not surprisingly, they aren't likely to have many successful relationships. When the anger is not expressed properly or is not suppressed properly, that becomes an unexpressed anger. And that anger will come out in a different way, which is called passive-aggressive behavior. Most of us जो कि यहाँ पर अभी हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा देखा होगा जो हर बात पे क्रिटिसाइज करता है, जिसको कोई बात अच्छी नहीं लगती, जिसको किसी का कुछ भी किया हुआ अच्छा नहीं लगता. ऐसे लोगों को सिनिकल या हॉस्टाइल कहते हैं. सिनिकल बेसिकली कहते हैं उनको, क्योंकि उनका जो हिडन एंगर है, जो सप्रेस्ड हुआ एंगर है, जो दबा हुआ एंगर है, जिस गुस्से को उन्होंने पी लिया है, अब वो इस तरह से बाहर आ रहा है. दैट इज बेसिकली पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, जिसमें वो हर बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, वो आपके ऊपर जिसे कहना ताना करेंगे, आपसे जेलस होंगे वो किसी ना किसी बात को लेके, और वो आपकी किसी बात से एग्री नहीं करेंगे. That is basically the outcome behavior of their repressed anger. And finally, then comes a third approach, which is basically calming yourself. This means not just controlling your outward behavior, but also controlling your internal responses, taking steps to lower your heart rate, calming yourself down, and let the feeling subside. I don't know, but there are a few things that are very useful to calm your body down when you feel the anger. As I mentioned earlier, when you feel angry, you feel that there's some sort of smoke coming out of your ears and your neck and your body, right? What you can do immediately is either drink water, sit down somewhere, close your eyes. These are all the feelings, these are all the steps that will help you out to control your internal response of your body. Internally, your body is wanting to hit that person, but you cannot, right? Because that is not something that is appropriate. Outward behavior, which is not appropriate. In that case, to control that outward behavior, you need to control your internal response.
and that internal response can be controlled before you just do this. Like you drink water, you wash your face, you sit down, you close your eyes. All these things will help you. These things will help you to calm down. Once you are calmed down, then you will be able to think about the situation, about the triggering event, and then your outward behavior will automatically change. How can I manage my anger? Anger is a feeling we all have. It is never wrong, but we can do things we regret when we are angry. We all have to learn how to cope with anger. These skills are also called anger management. Anger management helps you find new ways to deal with your anger. अब हम बेसिक उस पर आ गए हैं जो कि हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट का. तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं जब आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे. सबसे पहली जो चीज है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें आप करेंगे डीप ब्रीदिंग. Either you visualize some pleasant images, you do yoga, you do meditation. यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है ऑनलाइन on yoga and meditation. And nowadays, more and more people are going towards yoga and meditation because of the, the feeling of anger which everybody is feeling constantly because of, other reasons like lack of employment or, lack of resources or money or whatsoever. इन सब चीजों को भी लेके लोगों को गुस्सा आता है. तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग योगा और मेडिटेशन की तरफ जाते हैं. लेकिन जो ये डीप ब्रीथ वाली बात है, ये डीप ब्रीथ जो है ये तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी जब तक कि आप उसको अपने गट से नहीं करेंगे. लाइक deep breathe means when it's coming very deep from your body, not just from your upper body area. ये काम नहीं करेगा, अंदर से लेना पड़ेगा सांस को, तब जाके डीप ब्रीदिंग जो है वो एंगर में काम करती है. ठीक है. कभी कभी जब मैंने अभी आपसे कहा कि आप आंखें बंद कर लें, आप आंखें बंद कर लें, अगर आप कुछ विजुअलाइज नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आप उस इवेंट के बारे में ना सोचें. If you can't imagine anything positive or anything beautiful, then just don't think about that event also. That is also going to help you relax your body. Then comes changing your thought. Changing your thought को psychology की ज़बान में कहते हैं cognitive restructuring. इसका मतलब ये होता है कि आपने basically जो मैंने साइकिल अभी पहले शेयर किया था कि जब एक ट्रिगरिंग इवेंट आता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है नेगेटिव थॉट्स की. थॉट्स क्या है? कॉग्निशंस की आपने थोड़ी सी आप रीस्ट्रक्चरिंग करनी है. उसके साथ आपको थोड़ी सी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरम्मत करनी है. आपको उसकी थोड़ी सी आपको उसको थोड़ा सा ठीक करना है. आपको रिप्लेस करना है नेगेटिव थॉट्स और इररेशनल थॉट्स को पॉजिटिव से. जिस तरह से अभी अगर आप वो ऐसा सिचुएशन हुआ हो कि लेट्स से अगर किसी गाड़ी वाले ने आपको क्रॉस किया गलत तरीके से, रूल तोड़ा हो या क्रॉस किया हो या सामने आ गया हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है आप लोगों का? हर किसी का कुछ ना कुछ तो हमारे मुंह से गलत निकलता है. ठीक है. या हम जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग गाड़ियों में से उतर के लड़ना शुरू कर देते हैं. That is the time when you actually need to think कि ये करना क्या ठीक है, क्या ये रिस्पॉन्स अभी इस वक्त ठीक है. That is basically where you are restructuring your thoughts. That is the time when you are restructuring. That is restructuring. आप अपने जो थॉट आपको फौरन आएगा पहले वो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आपने उसको रिप्लेस करना है. आपने उसको चेंज करके करना है कि भाई अभी ये ठीक है या नहीं, या अगर मैं इसकी जगह ये बोलूं तो सही रहेगा कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इवेंट आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और आप गुस्से में अगर आपने आपको ये बोलें कि ये इट्स टेरिबल, इट्स ऑफुल, इट्स सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, ये वो इस तरह की बातें करने के बजाय अगर आप
इस तरह से उसको बोलें कि ठीक है, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या इस तरह से बोलना या इस तरह से फील करना या इस तरह से गुस्सा करना इस चीज को ठीक कर देगा? अगर आपकी बॉडी कहती है कि नहीं, नहीं ठीक करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर अपने गुस्से को भी वहां पे थोड़ा सा मेलो डाउन करना है, ठीक है? एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर थॉट्स ग्रेजुअली। आप ये चीजें, ये टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अब आज मैं पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ, तो कल से आपको ये सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करने से आती है। थर्ड जो टेक्निक है वो है फेसिंग योर प्रॉब्लम। फेसिंग योर प्रॉब्लम्स, या आप इसको कहें प्रॉब्लम सॉल्विंग। When anger is caused or directed by personal problems, facing the problem and making a plan to solve it can help to address it. कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स जिसमें बहुत ज्यादा हैं, प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, कि जहां पे आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अब आपने इसका करना क्या है, ठीक है? हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, हाउ यू आर गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो आपने उस वक्त बैठ के उसको ये सोचना है कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कैसे करूंगा या करूंगी, मतलब मुझे अब इसके लिए और कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपकी, जब आप उन स्टेप्स को जॉट डाउन करना शुरू करेंगे, जब आप एक प्लान बनाना शुरू करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो फीलिंग और जो एनर्जी एंग्री होने के टाइम पे जो आपके अंदर आती है बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है। दैट्स अगेन अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ यूजिंग योर एंगर। देन कम्स कम्युनिकेशन। Sometimes anger arises out of misunderstanding. Learning how to communicate more clearly in an important anger management strategy. Basically, हमारे ज़्यादातर जो anger के issues हैं वो शुरू ही communication से होते हैं। कि when somebody is trying to express something to you and they are not choosing the right words to express, that basically triggers the emotion of anger. And then again, you react in a way which is not appropriate because somebody else is not talking appropriately or not using the word appropriately. So basically miscommunication और misunderstanding एक बहुत बड़ी वजह है इस फीलिंग के पीछे। और इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, ठीक, कि आप पहले ये सोचे कि ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, आई अंडरस्टैंड कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब इस गुस्से को मैं कैसे सामने वाले को बताऊंगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने अपने वर्ड्स बहुत वाइजली चूज करने कि जिसमें आप सामने वाले को ये एक्सप्रेस कर सकें कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कम्युनिकेशन इसकी की है। अगर आपने करेक्ट तरीके से बात को पहुंचा दिया तो आपका भी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और सामने वाले को भी समझ आ जाएगी कि ये बंदा इस बात को लाइक नहीं कर रहा। देन यूजिंग ह्यूमर। Try to manage anger through humor by imagining yourself to be someone completely different, such as a superhero tackling an issue. तो ये तो बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, लेकिन हम सब यहाँ पे जो हैं, मेरा ख्याल है मैं एक इंडियन मूवी का रेफरेंस देना चाहूंगी यहाँ पर। क्या सबने यहाँ पे देखी होगी मुन्ना भाई MBBS? उसमें जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, he uses this thing, uses humor, laughter therapy to control his anger. If you have watched that movie, जिन situations में उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वहां पे वो खुद से बगैर किसी बात के हंसना शुरू करता है। And that basically is giving his mind a signal कि अब जो anger वाली situation थी, that is gone. So now your body starts to relax. वो emotion आहिस्ता आहिस्ता लो होने लग जाता है, फिर आपकी बॉडी ह्यूमर फील करना शुरू कर देती है। So basically that is the thing, that is a technique that is used where to lower or to manage your anger.
And last but not the least, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से, then you leave the situation. Removing yourself temporarily from the situation that makes you angry by going on a walk, for a run, or this basically is going to give you a time to be with yourself, to be calmed down, and to have another perspective of the situation. You will be able to see the situation from the other side as well. Leaving the situation से मुराद ये नहीं है कि आप उस situation को छोड़ने के बाद उस situation में वापस नहीं जाएंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में कि अगर आप को बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे कोई पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल बात ऐसी हुई है, को बहुत गुस्सा आता है और आप घर से बाहर निकलते हैं. जब आप खुली फिजा में आते हैं, when you come under the open air, open sky, your body starts to feel differently. Your mind starts to think differently. And that is the time when you are going to actually think about the situation. You will try to understand a different perspective of the situation. आपका perception towards the situation change होने लगता है. When you come back to home again, you are coming back with a different thought, with a different emotion. So that is how this leaving the situation basically helps you. There's a model which usually is used to basically cognitively restructuring yourself. जो हमने भी बात की थी कि how to change your thought. This is the model that you use. This is called ABCD model. It is like A is basically the activating situation or the event or the triggering event. Then comes your belief system, which is like what you tell yourself about the event and what your beliefs and expectations of others. These are the belief system. You start to self-talk. Whenever there's a triggering event, the self-talk starts immediately. And that leads to the negative thoughts. So if you need to first work on your belief system at that time. Then comes C's for consequences. How you feel about the event based on your self-talk. So that is something which is the negative thought that is coming, and the emotional response. That is the consequence. Now comes the dispute. Examine your belief and expectations. Are they unrealistic or maladaptive? When you come to the dispute, when you come to the conclusion of it, then you decide कि जो मैं सोच रही हूँ इस इवेंट के बारे में, या जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, या जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो ठीक है, क्या वो जरूरी है, या अगर मैं इसको इस तरह से फील करूं तो क्या होगा. ये सारे क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछने हैं. And when you will ask this question, also answer yourself through the self-talk. And that is the point when you will realize कि अब जो triggering event है, उसको मैंने respond कैसे करना है. ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको लगेगा कि कभी कभी सेकंड्स के अंदर चीजें हो जाती हैं. इन द स्पर ऑफ द मोमेंट जिसको आप कहते हैं कि आपका एक रिएक्शन बाहर आता है. लेकिन जब आप इन चीजों को अपने जहन में रखेंगे तो इवन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट यू विल थिंक एंड देन यू विल रिएक्ट. एक बड़ा अच्छा कोट मुझे इसके ऊपर मिला कि जब इनमें से कोई भी टेक्निक काम नहीं करती, when none of these three techniques work, that's when someone or something is going to get hurt. जब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके बिहेवियर से या इस एंगर के इमोशन से हर्ट होने वाला है. The end of part 1, and I can take questions and comments right now, and then we will move to the other part of the presentation. So if you want, I can stop sharing my presentation so that I can see everybody. Yes. Okay. So I can see there are messages in the chat. Yeah. Okay. If there's any question, yeah, please. Yeah, मैं ये बोलने वाली थी कि मैं तो कमेंट करने वाली थी कि मतलब जो अब तक इतने मतलब
नहीं, पेशेंटली आपने वो सारा जो मतलब टू द पॉइंट जो सबको बता दिया कि एंगर को कैसे, वैसे तो मैनेजमेंट का पूरा आपने वो बता दिया कि हमें कैसे मैनेज करना है। तो वेरी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन फॉर द मैन एंगर। तो मैं अब अपनी अपनी ऑडियंस, प्यारी प्यारी ऑडियंस जो पर्दे के पीछे भी हैं, तो उनसे मैं चाहूंगी कि वो अगर वो कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा है तो वो पूछ प्लीज। सकते हैं। जी उज़मा, आपका कोई क्वेश्चन? जी, थैंक यू सो मच मारिया। मारिया, हमारे कहा जाता है कि जब गुस्सा आता है तो अकल चली जाती है। तो वो जो कम्युनिकेशन वाली बात है ना, उस वक्त कम्युनिकेट करना, उस वक्त तो शाउटिंग चल रही होती है। और मेरे लिए ये एक नई चीज थी कि एंगर से पहले भी एक स्टेज होती है। हमें तो लगता है बस एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कोई बात की और हम बस भड़क उठे। आपने ये कहा कि उससे पहले इरिटेशन या कुछ इस तरह की एक फीलिंग है। आई थिंक अब किसी को कहती हूँ मुझे जरा गुस्सा चढ़ाओ ताकि मैं उसको उसको फील कर ये कब आती है, कहाँ आती है। तो उस वक्त कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो कोशिश ये होती है कि उस वक्त अपना मुंह बंद रख लें ताकि कोई ऐसी बात ना निकले कि बाद में रिग्रेट करना पड़े। एग्जैक्टली। रिलेशंस में बहुत बहुत ये होता है। और ये टाइम से ही, वक्त से ही, बहुत एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कुछ इस तरह का। वही बात है जो कि, सॉरी आप कुछ कह रहे थे रिंटू जी? जी जी, नहीं, मैं बात सुन रही हूँ, अभी बाद में बात करती हूँ। जी उज़मा। मारिया, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही कह रही थी कि इसीलिए वो जो मैंने शेयर किया कि जो अप्रोच है आपकी, वो फीलिंग आने के बाद जो आपकी अप्रोच है उसकी तरफ, वो क्या कह रही है? वो आपको कह रही है कि आपने चीखना है और आप चिल्ला रहे हैं, दैट इज हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इट, और यू आर सप्रेसिंग इट। जो हम कहते हैं ना कि आपने भी जैसे कहा कि हम चुप हो जाएं या हम उस वक्त कुछ ना बोलें, दैट इज बेसिकली योर अप्रोच टूवर्ड्स इट, राइट? आप उसको सप्रेस कर रहे हो, आप उसको अभी नहीं कह रहे। लेकिन मेरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था अप्रोच का, वो ये था कि आप जरूर ना कहें कुछ भी उस वक्त अगर आपको वो मुनासिब लगता है, बट आप उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस जरूर करें, उसको बाहर जरूर लाएं। ये जो अगर ये जो इमोशन है बजाते खुद, ये इतना पावरफुल है कि हैज द टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन कंप्लीटली इनसाइड एंड आउट। And that is why people are more focused on managing their anger, how you are going to do it and when you need to do it. इसको मास्टरी किसी ने भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन ट्राई करना और उसको किसी एक लेवल तक आप उसको हासिल कर लें तो आप समझें कि आपने अपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था कि ये बहुत पावरफुल इमोशन, मोस्ट पावरफुल इमोशन, जिसकी बिना पे बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं गुस्से से ही सारा कुछ हुआ है। खानदान के खानदान खत्म हो गए। तो वो गुस्सा है, उसको लेके चलना। मुझे पता है नरिंदर आंटी कुछ कहना चाह रही है। मैं एक लाइटर नोट पे एक बात करना चाहूंगी। आम तौर पे कहा जाता है कि मर्द ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, वो गुस्सा निकाल देते हैं, औरतें स्प्रेस करती हैं। मेरे पास स्टैट्स नहीं है लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है। ये मजे की बात है, हार्ट अटैक ज्यादा आदमियों को होते हैं। ओके, ये वैसे नहीं, ये गलत सर्वे है, क्योंकि आप अगर घरों में जाके देख सर्वे करें ना पूरा, असल में मतलब घरों में रह के सर्वे करें तो ये बात उल्टी आएगी कि उसका ऑपोजिट चलेगा कि लेडीज जो है ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं। तो मेरे को लगता है ये जो अभी एंगर की बात आपने जो बोला कि कम्युनिकेशन का जो एकदम से एंगर का बोला, तो इसमें हम ये जो हमारी ग्रीन जोन फिलॉसफी है,
वो बहुत काम करती है, क्योंकि जैसे सच में वैसे एक्सपीरियंस से भी हो जाता है, एज से भी हो जाता है। हम लोग मेरे को लगता है कि अब हम थोड़ा सा जो है ना, वो उसको थोड़ा सा एंगर को मैनेज करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अभी हम बच्चों को अपने को देखते हैं ना, तो वो लगता है कि वो एकदम से वो ट्रिगर हो जाते हैं, किसी भी बात वो एकदम से रिएक्ट करते हैं। उनसे हम थोड़ा सा कम हो गए हैं कि नहीं, अभी इसको बात को सोचो, सुनो, और फिर उसके बाद हम वैसे अगर अगर उस टाइम रिएक्ट ना करो तो डिसॉल्व हो जाती है, और बड़े आराम से उसका सोल्यूशन मिल जाता है अगर हम से रिएक्ट ना करें तो। जी नरेंद्र जी, सॉरी। कोई बात नहीं मारिया, ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब मुझे बहुत गुस्सा आता है बार बार, और मैं उसको दबाती हूँ। दबाने का क्या ढंग, आपके ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे। तो पर हम उसको एक्सप्रेस ना करें सामने, तो अंदर उसे सप्रेस कर लें, तो वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो उस समय मैं क्या करती हूँ, कभी मैं मोस्टली जवाब दे देती हूँ, जो भी होता है उसी टाइम में यही करती हूँ कि क्लियर हो जाए बात, ना दूसरे के मन में रहे ना अपने। पर नहीं होता कई बार ऐसे, तो घर से निकल के बाहर कहीं चले जाओ, कोई बेंच बेंच कहीं बैठ के ना, ऐसे दिल करता है जोर जोर से बोल के किसी को सुनाओ। और कई बार जब अकेली होती हूँ मैं सुना देती हूँ, ऐसे बोलती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड आती है। थोड़ी सी, मतलब कि कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही सोची जाओ, उसको बोली जाओ, तो ऐसे लगता है जैसे आपने ना शेयर कर लिया उसको किसी के साथ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा करती हैं आप। है तो मतलब थोड़ा सा काम होता है। अब आप कहते हैं कि लेडीज ज्यादा हो जाती हैं, रिएक्ट करती हैं, पर नहीं, मैं वाकई में करती हूँ। पर जो हमारे घर में ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ जब कोई वो गलत होते हैं, मतलब हस्बैंड, वो चुप रहेंगे, चाहे कितने गलत हो, हाँ ना कोई जवाब, और गुस्सा आता है। बताओ क्या करें। नहीं बोलना, कितने झिझकोट के पूछ लोगे क्या बात है, नहीं बोलना। आप तो बहुत लकी हैं। नहीं लकी, वो चिढ़ते रहना, फिर जब टाइम आता है बम फुटता है। चिढ़ना नहीं ना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आराम से देख लो। अभी तो उस्मा ने बात करी है कि लेडीज बोलती नहीं है, जेंट्स बोलते हैं, तो आप तो एग्जाम्पल है, आप तो एग्जाम्पल। और मतलब कोई सलाह नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं अपने आप से करी जाऊं, चाहे गलत हो ठीक हो चाहे कुछ हो। नया बार कभी नहीं कहना ये गलत है, तो ऐसे ना करो ना करो, जो मर्जी करी जाओ। फिर गुस्सा आता, मेरे को डांटो, मेरे को कुछ पूछो, कोई कहे कुछ नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए गुस्से को सप्रेस करके। मैं बहुत ट्रैंक्विलाइजर खा रही हूँ। नहीं, सप्रेस करके नहीं, देखे मैंने वही कहा था कि सप्रेस करने के बाद उसको अंदर ना रहने दे, उसको बाहर निकाले, लेकिन किसी दूसरे तरीके से बाहर। और अब एक मैंने ये सोचा है कि जब भी गुस्सा आता है ना, ऐसी सिचुएशन होती है, तो आई कम टू सम वर्क, मतलब कुछ ना कुछ मैं करना शुरू कर देती हूँ फटाफट, और मेरी जो अटेंशन होती है डाइवर्ट हो जाती है, एंड आई फॉरगेट। That's the thing, that's the point. Thank you so much नरेंद्र जी, thank you so much. आपने मेरी बात को क्लैरिफाई कर दिया कि आपने बेसिकली उसको डाइवर्ट करना है, आपने उसको बेसिकली, द वर्ड दैट आई वाज यूजिंग, चैनलाइज, इज बेसिकली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, आप उसको एक दूसरा चैनल दे दें, आप उसको एक दूसरी डायरेक्शन दे दें कि अब आपने इधर नहीं जाना, ये तो सुन नहीं रहा, इसको कहने का भी कोई फायदा नहीं, अब क्या करना है, अब इधर चलते हैं। तो इस एक है कि कोई होना चाहिए जिससे आप शेयर बात कर सकते। बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब आपस में बहनें हम बहुत सी, हम वी वर 5, आई लॉस्ट ऑल, नो माई सेल्फ अलोन, और आई एम going down. I'm feeling very much low. I lost all 4 sisters. नरेंद्र आंटी, इसीलिए तो मॉल्टन विमेन काउंसिल है, पीयर सपोर्ट है, कोई ना कोई आपको फोन करता है, रिंटू जी हैं, सब हैं, हम यहाँ सब हैं आपके साथ।
फास्ट फ्रेंड्स हैं, मैं कोई कभी छिपाती नहीं इन लोगों से कुछ। तो आपके उज्मा जी पास से तो है, पूछ लो, इसका मतलब ये है जिसके आप साथ आप सब शेयर कर सकते हो। उज्मा जी भी हैं, रिंटू जी भी हैं। उज्मा जी से पूछो, ये मेरी जड़ तक को जानती हैं सब। असल में ना अंकल ने भी कुछ अटेंड कर लिया था, उन्होंने भी सीख लिया, उन्होंने सीखा कि एक चुप 100 सुख, तो वो चुप ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं अपने आप को ग्रीन जोन में रखता हूँ, हाँ, बाकी हाँ, बोले जाए। पाठ ही करी जाना, सारा दिन पाठ करी जाना। कोई मरे कोई जिए, क्या कहते हैं ना, कोर पता से सुथरा कोर पता से पिया करी जाओ। वो तो समाधि की पोजीशन में है, आप उनको क्यों डिस्टर्ब करती हैं? मैं कहाँ जाऊं, मैं अकेली कहाँ जाऊं? नहीं, आप हमारे साथ बात कर लिया करिए ना, गॉसिप हमारे साथ कर लिया करिए। मीता जी आंटी कहती आप है मैं चुगली सेल्फ टॉक करती हूँ जब नहीं, मैं मेरे को चुगली करने की आदत नहीं, ना मैं किसी के पास जाती हूँ। तो बस बैठ के ना, बस कुछ ना कुछ अपना ही शुरू कर लेती हूँ फटाफट। कोई ना कोई कभी लिख लिया, कभी कर लिया, कभी बोल लिया, कभी उधेड़ लिया, कभी बस रिपेयर कर लिया। चलो I always try to keep myself busy. That's good, that's really That's good. good. और पता है इस आई थिंक जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके मैनेजमेंट के मैकेनिज्म भी चेंज होते जाते हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी भी आती है, आई डोंट नो, मे बी शायद मुझ पे वो एज शायद जल्दी आ रही है, क्या है कि कभी कभी जब मुझे कोई कुछ कहता है ना, कभी लगता है यार मुझे नहीं करना रिएक्ट इसके ऊपर, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तो दैट इज थिंग दैट आई हैव कम टू अ पॉइंट नाउ कि कभी कभी मेरा दिल और मेरा दिमाग जो है ना, वो मतलब बात बहुत बुरी होगी, बात बहुत गलत होगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी इसके ऊपर रिएक्ट करूं। तो यू नो दैट अगेन हेल्प्स मी, दिस इज माय कोपिंग मैकेनिज्म, मेरा मैनेजमेंट का तरीका है कि आई डोंट गो थ्रू दैट पेन, व्हाई शुड आई, मतलब क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उस एक्सप्रेस भी करूं या मैं सप्रेस भी करूं। तो there are two questions I guess in the chat and Kahkasham हाँ, ji also उनका, raised it. हाँ जी, और फरजाना, मैं Okay, एक्चुअली thank you very much, Maria. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर कर दिया और अपनी भी वो शेयर की, जिसको बाकी सबको भी क्लियर हो गया। मारिया जी, मैं आपसे का बहुत शुक्रिया कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छी ये हमें बातें बताई। लेकिन ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि हमें यही नसीहत की जाती है कि जब शादी होती है कि जिप मुंह पे लगा लेनी है और चुप ही रहना ना। तो उससे ये होता है कि ठीक है, हालात तो ठीक रहते हैं कि आप चुप रहो, लेकिन उससे ये होता है कि खुद बीमार हो जाती है ना फिर लड़कियां जो होती हैं हमारी। तो ब्रेन चुप रहने से उनको फिर वो परेशान रहती हैं बहुत ज्यादा। परेशान। तो पूरी मेरी 10 साल लाइफ उधर थी ना ससुराल में। तो हमेशा जब ब्लेम सारा दिन कोई ना कोई लग रहा होता था, तो अब पता ही नहीं होता आपको, फिर भी आपके ऊपर ब्लेम होता है, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने ये किया भी या नहीं किया होता ही नहीं है, लेकिन ब्लेम लग रहा होता है। ठीक है, तो उससे फिर ये था कि एक दफा जब मेरे 3 बच्चे हो गए ना, बेटा भी हो गया, 2 बेटियां थी, फिर जब बेटा हो थोड़ी औरत होती पावरफुल हो जाती। तो किसी बात पे मैंने उन्हें कुछ कह दिया, जवाब दे दिया ना। तो जैसे वो मेरी नंद ने कहा कि उसकी और शादी कर देनी है ना तुम, हमारे मियाँ की, तुमने आज सफाई नहीं की ना। मैंने कहा कि बिजली बंद थी सारा दिन, तो बच्चे को मैं देखती रही हूँ तो नहीं कर सकी ना। तो मैंने कहा चलो तुम अपने मियाँ की कर दो ना। तो इतना ही मैंने कहा, तो मुझे बाद में इतना अच्छा फील हुआ, सुकून हुआ कि मैंने कुछ कह दिया है, मैं पावरफुल हो गई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि कहना चाहिए थोड़ा सा आराम से, लड़के नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जवाब दो आप उसका। क्योंकि इससे इस तरह फिर मसला तो बहुत बड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम बोली क्यों। तो इससे मेरे ऊपर बहुत सारा आया, लेकिन मुझे खुद से बड़ी सेटिस्फेक्शन रही, मैं बड़ी खुश थी कि आज मैं बोल रही हूँ। ये है कि हम लोगों को यही कि हम बोलना नहीं है हमने ना, उससे बहुत सारे मसले होते हैं। फिर मैंने यहाँ आई तो मैंने फिर यहाँ भी मैं 9-10 साल के बाद यहाँ रही तो यही कुछ होता रहा। तो फिर
मैंने जब आराम से सुकून से कहना शुरू कर दिया ना कि भाई आराम से बात करें, ठीक है, लड़के नहीं भी, जब मैं नहीं कुछ कह रही तो आप भी रिलैक्स होके बात करें, तो बिल्कुल यकीन करें ये मैंने सीख लिया कि दूसरे को कैसे मैंने ठीक काउंट रखना आउट है। तो आप यकीन करें हालात बदल गए। हम्म अल्लाह कहना चाहिए आराम से, लड़के नहीं कि आप इस तरह मेरे साथ नहीं करें। मैं सब बिल्कुल पाकिस्तानी औरतों को कहती हूँ कि प्लीज प्लीज आराम बात कम्युनिकेशन करें, उनसे बात करें कि ऐसे बिल्कुल नहीं करें मेरे साथ। और बिल्कुल हमारी औरतें नहीं कर रही होती इस चीज को। मैंने अपनी पूरी लाइफ 22 साल के बाद इस बात को मैंने समझा। तो हालात वही बदल है के कि बिल्कुल आपको हो थोड़े गए। से बाद जाके समझ आती है इस चीज की, हाँ प्रैक्टिस के साथ ही आती है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो कि मैं आपसे एग्री करूंगी कहकशां जी, कि जो मैंने बात अभी इसमें भी कही, जो स्ट्रेटजीज में भी है एंगर मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि चीखना चिल्लाना या चिढ़ के नहीं, जवाब दो। हाँ चलाना तो औरों को आपको कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करें, वो अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिसमें सामने वाले को ये पता चले कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे दायरे के अंदर, एक ऐसे तरीके से रिस्पेक्ट। कि वो मतलब सामने वाले को टच भी करे, लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। आप सामने वाले की, अगर आप उसको ह्यूमिलिएट करके अपना एंगर बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो फिर तो वही होगा जो होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी फीलिंग भी वहां जा रही है और आपका मैसेज भी कन्वे हो रहा है, और सामने वाले को पता भी चल रहा है कि आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, जो कि कहकशां जी ने, आई थिंक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज शी अचीव दैट, एंड दैट इज व्हाट वी, अगर आप शुरू से शुरू करें तो फिर उसके बाद आई थिंक ये चीज अचीव हो सकती है। आई थिंक वी हैव हाँ अनदर क्वेश्चन एज वेल फ्रॉम राहिनी, जो कि बहुत देर से उसमें है। फरजाना जी का क्वेश्चन है। जी, मैं पढ़ देती। अच्छा ठीक है। उस्मा कुछ कहना चाह रही है पहले। रिंटू जी, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने लाइव जो है वो ऑफ कर दिया है। आप खुल के बात कोई करना चाहता है, कुछ है, वो हाँ सिर्फ मैं देख हमारे दरमियान ही है। हम्म कि कुछ लोग लाइव पे थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, वो पूछना चाह भी बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन तक ठीक था, अब हमारी इंटरैक्टिव हो रही है ये बात। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, आप थैंक यू सो मच। मैं पूछने वाली थी कि आपने शायद लाइव बंद कर दिया, तो आपने जी बात कर ली। तो खुल के कीजिएगा। और इसके बाद मैं आप सबको एक सर्वे भी भेजूंगी, जी एक लिंक भेजूंगी, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगी, उसमें भी आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। ठीक बिल्कुल। है, बस मैंने आपके ये 2 नब्बे चुरा लिए। जी कोई बात नहीं। तो मैं फरजाना जी का, वो बस में हैं, तो वो उन्होंने बोला था कि मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एनी आर्ग्यूमेंट इफ आई डोंट एक्सप्रेस माय एंगर आई विल मेक माई सेल्फ वेरी डिस्टर्ब बाय थिंकिंग आई कुड से दिस और दैट, इज इट अप्रोप्रिएट? अगेन, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, यू आर सप्रेसिंग इट। ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। और बात फिर वही आ गई जो हमारी अभी नरेंद्र जी से भी हो रही थी, कि आप सप्रेस जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं कह सकती इस बात को, या आपकी इस बात को अभी कोई समझेगा नहीं, या इस इमोशन को कोई समझेगा नहीं, तो आप अगर समझती है कि उसको ना कहना ही बेहतर है तो ठीक है। लेकिन जो अंदर जो चल रहा है, जो बॉडी आपकी फील कर रही है, उसको बाहर निकलना जरूरी है। आप अपनी बात भले ना करें, लेकिन जो वो फील कर रही है, जो एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है, वो एनर्जी, उस एंगर की एनर्जी जो है ना, वो बेसिकली बड़ी टॉक्सिक होती है। और अगर वो अंदर ही घूमती रही, तो उसने आपके दूसरे फिजिकल ऑर्गन्स को जो है ना, उसने मैनिपुलेट करना है जाके। तो आपने करना बेसिकली ये है कि उसको, एनर्जी को बाहर आने दें, लेकिन उसको चैनलाइज करें, कुछ सी और चीज में यूज कर लें। बाज़ औक़ात खवातीन को खाना पकाने का बड़ा शौक होता है, आप खाना पकाने लग जाएं, आप सफाई कर लें, आप कोई, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप लिखें। जिस तरह से भी नरेंद्र जी ने कहा, कोई नहीं होता, मैं घर में ऐसे ही बोलती हूँ कि मतलब जो मेरे दिल में चल रहा होता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। आप घर से बाहर चले जाएं। लेकिन आप अगर कॉन्स्टेंटली उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में अगर सोचते रहेंगे, तो वो जो इमोशन आपने महसूस किया है ना, वो डबल होता जाएगा, उसका साइकिल बढ़ता जाएगा। इट विल बिकम लाइक अ स्नोबॉल। स्नोबॉल नहीं होता
बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, वो बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके उसके अप्रोच से बाहर हो जाएगा, आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, एंड दैट इज द टाइम कि जब वो एंगर रेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर आप पहली चीज तो ये है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। और बाज़ औक़ात हमारे यहाँ हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है, जिस तरह से बात हो रही थी अभी, हम उस पर बिलीव करते हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए या उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। आप अगर उसको सप्रेस भी कर रहे हो तो यूज समथिंग, यूज एनीथिंग जहाँ पे आपकी बॉडी मूव करे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी मूव करेगी तभी जाके वो जो एनर्जी उसके अंदर चल रही है एंगर की वजह से वो बाहर निकलेगी, और जब वो थकेगी तब जाके आप जो है उस इमोशन से बाहर आएंगे, क्योंकि फिर आप कुछ और फील करना शुरू कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि किसी भी ट्रिगरिंग इवेंट के बाद है, जो कि हम स्पेशली हम खवातीन को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, वो ये है कि दे कीप थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं ये बोल देती, मैं वो बोल देती, मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेती। ना करें ये, आप अपने साथ जुल्म करेंगे, क्योंकि वो चीज नहीं होने की, तो उसके बारे में सोच के क्या करना है। आप उसको जितना सोचेंगे वो आपको अंदर ही अंदर और तकलीफ देता जाएगा। तो जिस तरह मैंने यहाँ टेक्निक शेयर की, और मैं जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ आए थे मैंने उस्मा के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैंने ये टेक्निक्स का एक टिप शीट के तौर पे मैंने बनाया है, और वो मैं उस्मा के साथ शेयर किया। उस्मा आप सबके साथ शेयर करेंगी। जो चीजें उसमें लिखी गई हैं, अगर आप उसको पढ़ें एक बार और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, एक बार करें, 2 बार करें, आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा। क्योंकि बेसिकली एंगर जो है ना, वो एक ऐसा इमोशन है जिसमें सुकून तभी आता है जब तक आप चीखें ना, जब तक आप चिल्लाएं ना, जब तक आप रिएक्ट ना करें। आपने रिएक्ट नहीं, हाँ, जी रिएक्ट सॉरी, नहीं करना। फरजाना ने पूछा है कि रोने से ठीक हो जाता है, रोना भी हाँ, बहुत होता है रोना, हाँ, रोना बिल्कुल। देखिए, रोना भी एक नहीं डिफेंस पता है। मैकेनिज्म है। रोना भी एक तरीके का आपकी अप्रोच है उस सिचुएशन को लेकर। अगर आपको लगता है कि नहीं होता, कोई नहीं सुन रहा, आपका दिल, अगेन वही वाली बात जो कि मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में कही थी, कि एंगर से पहले आपका एक दूसरा इमोशन आता है। कभी कभी वो इमोशन बाज़ औक़ात तकलीफ का ही होता है। तकलीफ आपको लेके जाती है गुस्से तक, और अगर आप तकलीफ की वजह से अगर आप रो लेते हैं तो गुस्सा ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। तो अगर आप उस चीज को, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप रो रहे हो, लेकिन एक चीज और है रोने के साथ, मुस्तकिल एक ही बात पे नहीं रोना। एक बार दिल खोल के रो लें एक बार के लिए, फिर उसके बाद उस चैप्टर को क्लोज कर दें। ये बहुत जरूरी है। हम जो खवातीन हैं वो हम कंटिन्यू करती हैं उस चीज को, उसको कंटिन्यू ना करें, उस पर पीरियड लगा दें। रोएं, बिल्कुल रोएं। अगर आपको लगता है कि रोने से आपका दिल हल्का होता है, आपको अच्छा लगता है, आप जरूर उस सिचुएशन को लेके अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए आप रो लें। लेकिन फिर जब आप एक बार रो लें तो बस फिर उसको खत्म कर दें। आई होप कि मैंने फरजाना जी का सवाल का जवाब दे दिया है उनको। अगर कोई और बात है इसके अलावा तो प्लीज, अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं। मारिया, मैं एक चीज ही मारिया मैं जी, कहना चाहती मैं सॉरी, जी जी मारिया जी, एक मैं आपको मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे बहुत ही मुझे मेरा हासिल है जिंदगी का, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई गुस्से से बात कर रहा है ना, तो आपने भी गुस्से से कर दी है ना, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है आपकी लाइफ में। अगर कोई बहुत गुस्से से बात कर रहा है ना, उसके बाद जब वो ठंडा हो गया है या थोड़ी, यानी उसी लम्हे ही, यानी आपने उसे आराम से कह दिया ना, गुस्से से नहीं, आराम से कह दिया ना कि भाई इस तरह नहीं करें, इस तरह करें, इससे यानी कि मैं हर्ट हूँ या ये आपका रवैया ठीक नहीं है, तो इससे इतना फायदा होता है ना, दूसरा इस बात को समझता है। अगर आपने भी गुस्सा कर लिया ना, तो दूसरा इसकी बात
वो जो बात है ना उसकी समझ में नहीं आती, नहीं ठीक? आती, या गुस्से पे गुस्सा नहीं करना दूसरे को, बिल्कुल ये मेरी जिंदगी का हासिल, और मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में यूज करके देखी है, उससे मुझे बहुत फायदा। बिल्कुल यानी सही कह रही दूसरा हैं आप। पार्टनर जो है ना, पार्टनर और आपका बच्चा, इवन कि आपका बच्चा भी अगर किसी बात पे कर रहा है ना, उसे बड़े आराम से, उसकी भी रिस्पेक्ट है। जो हमारे बिल्कुल बच्चे हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उन्हें भी हमने बिल्कुल बताना है कि अभी से मैंने अपने बच्चे, मेरे बच्चों को सारे कहते हैं कि आपकी आपने तरबियत कैसे की है, ये इतने इस तरह क्यों काम डाउन है। तो मैंने अपने बच्चों को शुरू में ही प्रैक्टिस करवा दी है कि आपने गुस्से में बोलना नहीं है, और अगर आपने गुस्से पे गुस्सा नहीं करना, आपने खामोशी से आराम से बात करनी है। दूसरे को जब थोड़ा हो गया ना वो ठंडा, उसे आराम से समझाना है, और यकीन करें कि उस बात का दूसरे पे बहुत ज्यादा असर होता है। 100% रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल सही कह रही ये हैं आप आप, बिल्कुल अपनी सही इसमें बात। लिख लें, ये आप अपनी किताब में लिख लें, जो भी आप ये दे रही है ना प्रेजेंटेशन, हाँ जी, तो करके देखिए। ये जितने भी ये हमारे ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो अपना ये करके लाइफ में देखें, बहुत ही सही बिल्कुल। रिजल्ट है। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई कोई शक नहीं है इसमें कि वही वाली बात है कि जब एंगर फील करते हैं तो वो बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन आपके अंदर पैदा करता है। नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, देन दे कैंसल आउट। या अगर आप उसको नेगेटिव के साथ ही ट्रीट करोगे तो फिर तो ब्लास्ट ही होना है। रिजल्ट खत्म हो जाता है, उसका रिजल्ट ही नहीं आने वाला। बिल्कुल। अम, किसी और का नहीं, अभी कोई नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी। इट्स ऑलरेडी 7:20। हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी आज की प्रेजेंटेशन का, विच इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी उसका एक कंपोनेंट है एंगर, लेकिन दिस इज डिफरेंट। इट इज समथिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग व्हेन two people cannot always agree on everything, right? If I'm agreeing on something, you might not agree on that, right? That gives rise to basically conflict. Okay. Secondly, while in anger is an emotion that can be sparked by many factors, conflict generally occurs between people as a result of disagreement or argument. Like anger, conflict can be constructive when handled effectively. जिस तरह से अभी हमने सीखा कि एंगर को कैसे आप इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, इसी तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को भी डील कर सकते हैं। किसी के साथ जो डिसएग्रीमेंट है उसको आप कैसे कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करेंगे, किस तरह से उस सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करेंगे कि जहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा हीटअप नहीं हो। In order for relationship to stay healthy, it is important to learn conflict management skills or conflict resolution. किसी भी किस्म का रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, एक कम्युनिटी का रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। क्योंकि और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कब होता है? when someone gets married, right? A husband and a wife have most of the conflicts. मतलब उनके conflicts never ending होते हैं। तो and there are hardly times when the both husband and wife are on the same page or agreeing to something. Then how you are going to basically show your disagreement without going into an argument? अच्छा जी, causes of conflict क्यों होता है? वही वाली बात है, पुअर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि मैंने अभी हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि दो अलग अलग लोग हैं तो पर्सनालिटीज डिफरेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट होंगे, सामने वाले के डिफरेंट होंगे, तो वहां पर्सनालिटी क्लैश आता है। फिर ऑपोजिंग इंटरेस्ट, डिफरिंग ऑफ वैल्यूज, आपके वैल्यू सिस्टम अलग है, सामने वाले का वैल्यू सिस्टम अलग है। फिर कॉम्पिटिशन, द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। फिर लैक ऑफ प्लानिंग, जब आपकी प्लानिंग नहीं है किसी चीज को लेकर
तब भी conflict होता है, and that this especially happens when you are working in an professional setting. Poor staff selection is again a reason for conflict when you are working as a professional. Lack of empathy, when you don't give regard to the feelings of other person, that is also a point where the conflict arises. Desire for power and ignorance. Desire for power is basically the most, I guess, important reason behind the causes of conflict, because everybody wants their hand on the top of it. अगर आपको अपना ही हाथ ऊपर रखना है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा. Ignorance, जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता and you are acting like you don't know anything, and then you just only talk about your perspective, your point of view, your opinion, and you think that is the right opinion. That is basically ignorance. कि आपको पता ही नहीं कि दूसरे point of views क्या हैं और क्या उसमें सही हो सकता है. अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मॉडल है और हम उस पर बात करेंगे अभी. इज अ मेथड that you can use to act assertively. It involves 5 steps that can easily be memorized, basically. So what happens is that first you need to identify the problem, the first step. इसमें यही है कि आपने पहले ये पता करना है कि actual problem क्या है, problem क्या चीज cause कर रही है. A friend not being on time when you come to pick him or her. Let's say कि अगर आप क्या कहते हैं एक गैदरिंग रखते हैं अपने घर पे every weekend, ठीक है, and you are inviting this certain friend or certain person who is not showing up, and there is no reason communicated to you that why that person is not showing up. वो उस person का ना आना आपके और उसके relationship के दरमियान एक conflict create करेगा. अब आपने बेसिकली करना जो हम करते हैं यूजुअली, वो हम ये करते हैं कि हम फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम उसको बुलाएंगे नहीं. दैट इज आवर सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. बट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल और जो कि बेसिकली एक अप्रोच होनी चाहिए आमतौर पर, वो ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्यों बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा, हुआ क्या है, cause of the problem. Identify it. Identify the feelings. उस प्रॉब्लम के पीछे क्या फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है, उस जो बंदा है, जो फ्रेंड है, जो नहीं शो अप कर रहा, उसकी क्या फीलिंग है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस चीज से गुजर रहा है. That will again give you another perspective about the problem, right? Identify the specific impact. This step involves identifying the specific impact or outcome of the problem that is causing the conflict. For example, being late for the meeting that you and your friend plan to attend. अब इस जो प्रॉब्लम है उसके बाद उसकी फीलिंग, फिर उसके बाद उस फीलिंग का क्या इम्पैक्ट होगा आप पर और सामने वाली जो भी पार्टी है या जो भी फ्रेंड है या जो भी कॉलीग है उसके ऊपर. डिसाइडिंग वेदर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने बेसिकली ये डिसाइड करना है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है या जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है. This step involves deciding whether to resolve the conflict or let it go. In other words, is the conflict important enough to bring up? Right? For example, I share an example which happened actually with us when I was working somewhere. And the problem was that one of our colleagues, they used to take vacation days or holidays or sick days always when there's short of staff. That's the problem. And whatever feelings were, we were literally annoyed, we were angry, and we were like frustrated because हमें उनका भी काम करना पड़ता था because they were taking a sick day, right? अब impact क्या चीज हो रही है, हमारा अपना काम जो कि हमें उस टाइम में करना था, and because of that person we are unable to do it because we are doing that person's duty as well. Now, fourth and the very important factor is whether the conflict needs to resolve or not. Now,
जो स्टाफ है बाकी का, उसको ये डिसाइड करना है कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बार बार छुट्टियां लेने का, क्या ये रिजॉल्व करना चाहिए या ऐसा जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए. Then we decided to address and resolve the conflict. It is the step when you set up a time to address the conflict and describe how you perceive it, how you express your feelings about it, and discuss how it can be resolved. तो जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि हम उसके ऊपर बात करें, हम इस प्रॉब्लम को हायर अथॉरिटीज के पास लेके जाएं, हम उस प्रॉब्लम को उस पर्सन के पास लेके जाएं जिसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ है. फिर हम उससे पूछें कि भैया आखिर रीजन क्या है, हो क्या रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, क्यों ऐसा हो रहा है, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देन देयर विल बी अ प्लान, देन देयर विल बी स्टेप्स टू इट. फिर वो चीज सामने आएगी, खुलेगी, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा. Conflict resolution key strategies. There are 5 basically strategies that are used for the conflict resolution. Number 1 is accommodating, then is collaborating, avoiding, competing, and compromising. These 5 are the basic strategies to resolve any conflict, either in a personal situation or in a professional situation. So what are these basically? As I mentioned that we are going to talk about some healthy and unhealthy way to resolve the conflicts. All these types which I have mentioned over here, which includes accommodating, collaborating, avoiding, competing, and compromising. What are these? और इनमें से healthy कौन से हैं और unhealthy कौन से हैं? So the healthy ones are basically accommodating and collaborating. Accommodating क्या है? Accommodating strategy essentially entails giving the opposing side what it wants. The use of accommodation often occurs when one of the parties wishes to keep the peace or perceive the issue as minor. If you think कि conflict इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ पे आप उसको एक upper level पे लेके जाएं, आप accommodate करते हैं, आप कहते हैं ठीक है भाई जो आपको ठीक लगता है आप वो कर लें, हमें इससे कोई एतराज नहीं. That is accommodating. You are accommodating, you are giving the other person the chance to do what they are wanting to do. Then comes collaborating. Collaboration works by integrating ideas set out by multiple people. The object is to find a creative solution which is acceptable to everyone. Collaboration, though useful, calls for a significant time commitment and not appropriate to all the conflicts. Collaborating basically एक healthy way है resolve करने का, लेकिन उसके लिए time चाहिए, उसके लिए patience चाहिए, और उसके लिए सबका इस बात पे मुत्तफिक होना भी जरूरी है कि हमें मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Collaborate, मिल के करना है, जहाँ पे अगर एक पॉइंट मेरा आप मान रहे हैं तो एक पॉइंट मैं आपका मानूंगी, एक पॉइंट किसी और बंदे का माना जाएगा, जहाँ पे सबके इंडिविजुअल कुछ पॉइंट्स मिलकर एक प्रॉब्लम को या एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे. This strategy is basically a very long one, लेंदी होती है, इसमें बहुत एनर्जी भी जाती है, इसमें बहुत बैक टू बैक भी होता है, और लेकिन ये यूजफुल बहुत होता है. इसमें आपको सामने वाले की एक तो पर्सनालिटी का भी अंदाजा होता है, दूसरा आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, राइट? So these are 2 healthy ways of resolve any conflict. What are the unhealthy ways? Avoiding. The avoidance strategy seeks to put off conflict indefinitely by delaying or ignoring the conflict. To avoid hopes, the avoider hopes the problem resolves itself without a confrontation. Those who actively avoid conflict frequently have low self-esteem or hold a position of low power. आप conflict को consider ही नहीं कर रहे. You are giving a blind eye towards that conflict. You are avoiding the conflict and you are playing safe.
that is an unhealthy way to resolve any sort of conflict. आप अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते. अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी जरूर है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करती. आप उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल देयर. That is why it is an unhealthy approach towards avoiding conflict. And many people use this. बहुत सारे लोग बहुत सारी सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, लाइफ के किसी भी उसमें आ रही हो, avoidance sometimes is used, most of the time is used by the people to resolve the conflict by, you know, giving a blind eye to it कि हम इससे फर्क नहीं पड़ता या हम इसके बारे में नहीं सोचते. But the conflict is right there. Then comes competing. Competition operates as a zero-sum game in which one side wins and the other loses. Highly assertive personalities often fall back on competition as a conflict management strategy. The competitive strategy works best in a limited number of conflicts, such as emergency situations. Competition is basically unhealthy. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, अगर आप के साथ एक फैमिली है और अगर आप सिर्फ इस उसमें लगे हुए हैं कि नहीं मैं अच्छी और वो नहीं, या मेरी बात मानी जाए और उसकी नहीं, then you are competing. And it usually happens when there are like, you know, जो कि हमारे साउथ एशियन फैमिली का स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे दो बहुएं हैं या दो नंदे हैं या दो बहनें हैं या दो भाई हैं, तो उस वक्त you know that competition feeling is on top. And whenever there is a conflict, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसको ये होगा कि नहीं बस मैं ही जीतूंगा इसमें और मेरी ही बात मानी जाएगी. That is basically an unhealthy way of resolving the conflict. ये हेल्दी सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रोड साइड इमरजेंसी हुई है, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए, अब एक कहता है कि नहीं मैं इसको यहीं ट्रीट करूंगा और आप कहते हैं कि नहीं इसको लेके जाना है हॉस्पिटल और आप लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल. इट्स लाइक you are doing what you feel like. You are in a way, you were there in a state of competition where it's a win and lose situation जहाँ पे आपने अपनी बात मानी और आप लेके चले गए. But that was in the benefit of that person, right? So competition या competing as a technique to resolve conflict is basically a very unhealthy way to resolve a conflict because it's giving the other person a feeling of losing it, right? It's not win-win, it's a win-lose situation. जो last है इसका वो है compromising. Compromising strategy typically calls for both sides of a conflict to give up elements of their position in order to establish an acceptable, if not agreeable, solution. This strategy prevails most often in conflicts where the parties hold approximately equivalent power. अब आप compromise करते हैं situation पे, जिसमें आप ये कह सकते हैं, जिसको आसान अल्फाज में या उर्दू में जैसा से कहें कि जिसमें ना आपकी ना मेरी, हम वो करेंगे जो कि एक्सेप्टेबल है उस सिचुएशन के अंदर. एक तीसरी चीज भी हो सकती है उसके अंदर, मतलब जो मैं कह रही हूँ वो भी नहीं हो रहा, जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, कोई ऐसी तीसरी चीज हो रही है जो कि उस सिचुएशन में मेंशन ही नहीं थी, लेकिन आपने वो चीज यूज की as to compromise and to resolve a conflict. And most of the time in our family relationships, we are using this, where we are compromising. It's a mixture of healthy and unhealthy approach. Sometimes it's healthy, where you are saving a relationship, all right, where you're saving your time, your energy, right, and all the other consequences which can be harmful or hurtful. Or compromising sometimes is causing you pain as well. So in both the ways, it's like it's a strategy which it doesn't fall in healthy or unhealthy. It can be both ways, but it's something where you do something which is acceptable, but none of the parties are agreeing on it, right?
कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है, क्योंकि it goes a long way in strengthening the bond among the people and half of the problems are automatically disappear. Conflict management also plays an important role in your personal life. Conflict management helps to find a middle way, an alternative to any problem and successful implementation of the idea. And conflict management is very important because it is always wise to prevent a fight at the first place, rather than facing its negative consequences. This comes to an end of the conflict resolution part. And if you have any comment or question about it, floor is now open for that. I hope मैं बहुत तेज नहीं गई। नहीं, बिल्कुल ठीक था। उस्मा जी का कुछ क्वेश्चन है शायद। मारिया, आपने ये जो अभी सारा कुछ डिस्कस किया, ये जो 5 पॉइंट्स थे, तो मैं इस तरह देखती हूँ, जो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी समझी जाती है कॉम्प्रोमाइज, हम लोग समझते हैं कि वन साइडेड है, जबकि आपने ये कहा कि बोथ पार्टीज। अक्सर हम शादीशुदा जोड़े अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया। वो किसी एक चीज पे नहीं करते, मिलके फैसला नहीं हुआ। होता ये है कि मैंने अपने तौर पे सोच लिया कि अगर मैं बोलूंगी तो घर का माहौल खराब होगा, तो मैंने चुप इख्तियार कर ली। ठीक है, तो बहुत से लोगों को जो हम कॉम्प्रोमाइज का समझते हैं वो बोथ पार्टीज का नहीं है, वो मोर लाइक जो अभी कोलैबोरेटिव अप्रोच कही थी ना, वो मैं मिक्स कर रही हूँ कॉम्प्रोमाइज को कोलैबोरेटिव अप्रोच को। मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ इस पे, बट इट्स वेरी गुड टू नो दैट देयर आर सम हेल्दी एंड देयर आर सम अनहेल्दी। और कंपटीशन तो ऑलवेज कि अगर इसने कह दिया तो फिर तो यही कर, मैंने करना ही नहीं है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। बिल्कुल ईगो आ जाती है बीच में। बीच में वो रीजनिंग तो छोड़ ही देते, नहीं इसने कह दिया है तो अब नहीं, अब ये करना ही नहीं। बिल्कुल, उसको लाल रंग नहीं पसंद तो मैंने सारा लाल ही पहनना है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आम तौर पे घरों में और ये किसी भी रिलेशन में, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स रहे हैं। फिर हम लोगों को मसला आता कि जब यही बच्चे हमारे साथ कर रहे होते, फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज करना है। ये सारी बातें इंटर रिलेटेड और सारा कुछ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स। ये अभी तक मुझे नहीं पता थी, मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है ये आज का। वैसे भी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि जैसे अभी इसने मारिया जी आपने 5 स्ट्रेटजीज बताई हमें, है ना। आपने लास्ट में सिर्फ एक वाली जो बोली कि वो हम कॉम्प्रोमाइज वाली जो है वो दोनों तरफ से आती है। मेरे को लगता है कि हेल्दी और अनहेल्दी जो आपने दो बताई थी वो भी दोनों तरफ से आती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम कोई बात करते हैं, हम ऐसे ही अगर हम मीटिंग में भी बैठे हैं, जूम में भी बैठे हैं, तो अगर एक बंदा बोलने लगता है, थोड़ा सा बोलने लगता है, तो दूसरा ओवर पावर करके अपनी बात को, मतलब उसकी बात सुने, वो बात वहीं पे कट जाती है। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं इसको भी कॉन्फ्लिक्ट मानती हूँ कि दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस ना देना, तो वो ऊपर से अपनी बात जोर से बोल लेना, तो दूसरा बंदा सोचता है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज भी आ जाता है। वो ये भी होता है, अवॉइड भी कर सकता है कि हाँ लेट गो कर सकता है कि हाँ इसको, लेकिन वो दिमाग में बात खत्म नहीं होती। बिल्कुल, ये एंगर और कॉन्फ्लिक्ट का बहुत, मेरे को लगता है बहुत नजदीकी रिश्ता है। हाँ, ये लव बर्ड्स हैं। ये लव बर्ड्स हैं, राइट। राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट से एंगर आता है। हाँ, क्योंकि वो देखो ना, आप अगर एक ने बात शुरू करी है, दूसरे ने उसकी बात को काट दिया, ऊपर से अपनी बात जोर से बोल के बताया कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, है ना, कि मैं बात कर सकता हूँ, तुम बात नहीं कर सकते, तुमसे अच्छी मैं बात कर सकता हूँ। Exactly. तो वो लगता है कि वो लगता है कि उसमें वो एंगर वाले जो सारे जो सिम्टम्स आएंगे, इरिटेशन आएगी, उसमें आपको हाइपर आएगा, एंगर आएगा, वो एंगर आएगा। तो वो एंगर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को वो जो है वो बर्थ देता है कि हाँ।
डबल एरो वाली सिचुएशन है। ये डबल एरो वाली सिचुएशन हो जाती है। हाँ, कि कभी कॉन्फ्लिक्ट एंगर को की वजह बनता है, कभी हाँ। एंगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है। और तो ये मोस्टली दोनों एक साथ साथ ही होते हैं, अदरवाइज तो साथ अगर अगर एंगर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट आने का वो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नहीं पैदा, exactly. अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसके सिम्टम्स जो एंगर से स्टार्ट, इरिटेशन से स्टार्ट होंगे। हाय, मैं बात कर रहा था, दूसरे ने बात काट दी, हाँ। क्यों काट दी, कैसे काट दी, वो दिमाग में वो चलता रहेगा हाँ। कि हाँ मैं तो। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हमने ये सोच लिया कि इसको रिजॉल्व करना है, डिसॉल्व करना है, कि इसको छोड़ देना है, तो बिल्कुल। वो हमारे लिए तो, क्योंकि आजकल हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी, मैं तो सच में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं वो ग्रीन जोन फिलॉसफी के साथ चल रही हूँ। इमोशनल रेनकोट कहते हैं ना, हम रेनकोट पहन लेते हैं कि बिल्कुल। हमारे पास वो रेनकोट है, हमने उसको पहन लिया, हमने अपने आप को सेव कर लिया। सेव कर लिया। लेकिन उसमें हम प्रिटेंड करते हैं, उसमें हम डबल रखते हैं, डबल क्योंकि गेम हमारे खेलते अंदर का वो एंगर वो गया नहीं हमारे से, है ना। तो वो चीज आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं, रियलिटी में चलती हैं साथ साथ में, और बिल्कुल। एक्सपीरियंस के साथ साथ ही जो है वो बिल्कुल। कम होती हैं। जी। एक्सपीरियंस भी, प्रैक्टिस भी, या इसमें बहुत बड़ा कंट्रोल रोल जो प्ले करता है ना, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अभी ये जो सेशंस होते हैं, मतलब मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दे दी, आपको एक बात कन्वे कर दी, जी इसी तरह से हमने भी सीखा हमारे प्रोफेसर से, टीचर से, इसी तरह प्रेजेंटेशंस में जाके। कभी लाइफ के किसी इवेंट में जाके आपको ये रियलाइज होता है कि यू नो आई शुड यूज दिस, या ये ट्राई करना चाहिए। And when you once try it and you try it for 2-3 times, then you will see the results. It's just like medicine. यस आपको बाज़ औक़ात even if you use the antibiotics, अगर आप बीमार होते हैं तो एक डोज में तो आप कभी भी ठीक नहीं होते हैं। आपको कभी कभी जो डोज दिए जाते हैं वो 7 days के होते हैं, कभी आपको 5 days के डोज दिए जाते हैं, आपको 3 times a day लेना होता है, कभी once a day लेना होता है। That again depends. These strategies are just like medication prescribed to you. How often you are using it, only then they are going to affect you. अगर आप एक बार यूज करने के बाद कहें यार ये तो नहीं काम कर रही, ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम दे। टाइम लगता है, बिल्कुल। ये सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत जरूरी है इसमें, बहुत क्योंकि अगर हम अगर सेल्फ के साथ उसको क्या कहते हैं उसको, अगर अपने आप को देखेंगे ना अंदर से कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो उसी से सारा जो ये जो है एंगर भी उसी में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट भी उसी में आएगा। उसी में आएगा कि अगर मेरी स्ट्रेटजी, वैसे मैं अपनी शेयर करती हूँ कि मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो जब लगता है कि एक जोर से बोल रहा है ना, मोस्टली मैं तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि मैं चुप करके साइड में चली जाती हूँ। मेरी पहले बहुत बैड हैबिट थी, मैं खाती बहुत थी, फिर मेरे को ना खाने की क्रेविंग होती थी कि मैं मतलब चुप करके स्ट्रेस में होती थी तो मैं खाती रहती थी। इंडिया में खास करके वो ऐसा होता था, अब यहाँ आके तो बिल्कुल ही वो चेंज हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम, आपको पता है कि काम में सब बिजी है। लेकिन फैमिली लाइफ तो वही होती है, फैमिली लाइफ में कोई चेंज नहीं आती। तो मेरे को होता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं उस टाइम थोड़ा सा साइड में चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप चुप करके इस साइड इसको छोड़ दो। तो वैसे मैं देखती हूँ कि दूसरा बंदा भी चुप करके चला जाता है। अगर मैं आर्ग्यू करती हूँ, आर्ग्यू तो मेन जो है ना वो कॉज है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट का, आपके एंगर का सबसे बड़ा जो कॉज है वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो जहां आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, वहां पे वो एंगर भी आएगा, इरिटेशन भी आएगी, सारा कुछ आएगा। आपकी डिस्कशन भी बहुत लंबी जाती है, वो उसमें निकलता कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं निकलता। मानिए मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ बहुत से लोग हैं वो सॉरी कर लेते हैं, हाँ मैंने गलत किया है, ठीक है, अब भूल जाओ इस बात को, लेकिन वो दिल में रह जाती है, बात भूली नहीं जाती है। फिर अगर कभी बात होगा तो तुम तो दिल में लेके बैठी रही हो इतनी पुरानी बातें। उसको भी हमने सीखना है कि किस तरह उसको
वो लम्हा गुजर चुका है, हमें उससे निकलना चाहिए। आई डोंट नो कि कितने इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि अमरजीत जी कुछ कहना चाह रही थी, उन्हें अनम्यूट किया था। रमिंदर वालिया जी ने भी कैमरा ऑन किया था, तो शायद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो इसी टॉपिक पे। बात पे एक कमेंट करना चाहूंगी उस्मा। आई थिंक देयर इज नो कमेंट ओवर हियर, बट हाँ हम इनके क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आपकी जो ये बात है ना कि हम सॉरी कह देते हैं या आप कह देते हैं कि चलो भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाओ इस बात को, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद अगर उसी इवेंट से रिलेटेड सिमिलर इवेंट अगर क्रिएट होता है तो फिर वही सारी पुरानी बातें शुरू होती हैं। इट्स बिकॉज कि यू डोंट फॉरगेट एंड फॉरगिव दो अलग अलग चीजें हैं और लोग वो नहीं कर पाते। आप जो कहते हैं ना कि भूल जाओ या मुझे माफ कर दो या मैंने तुम्हें माफ किया, यू फॉरगिव, बट आप भूलते नहीं। और अगर आप उसको भूल नहीं रहे इसका मतलब है कि वो इमोशन अभी भी पेंडिंग है और उसका बाहर निकलना जरूरी है। और वो तभी निकलेगा वापस बाहर जब उससे सिमिलर इवेंट एक होगा, और वो होगा। और जब वो होगा तो फिर वो फिर बात बाहर आएगी, फिर वो लोग कहेंगे कि तुम तो भूली नहीं, तुम तो फिर वही बात कर रही हो। इट्स बिकॉज दैट इमोशन इज स्टिल पेंडिंग, एंड दैट इज वाई जो मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी एंगर मैनेजमेंट के उसमें, कि जो सप्रेस वाली बात मैंने कही थी वो मैं फिर से कहूंगी कि दैट इज बेसिकली पेंडिंग इमोशन। इफ यू आर, दैट इज एन इमोशन विच वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड, देन इफ इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इट इज गोइंग समवेयर। वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो है, वो घूम रहा है और वो घूमेगा और फिर एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा। तो उसको बाहर उसी तरह ना आने दें, क्योंकि वो आपको भी हर्ट करेगा, वो सामने वाले को भी हर्ट करेगा, वो उस पूरी रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। तो उसको आपने फिर जो मैंने बात कही थी सप्रेस वाली, उससे आपने फिर उस स्ट्रेटजी को, उस अप्रोच को यूज करते हुए यू नीड टू डाइवर्ट इट, यू नीड टू रीडायरेक्ट इट। आई होप मेरी बात सही लगी होगी आपको। बिल्कुल वही है, इसको बहुत वो प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ की जो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये आप भूल भी नहीं सकते, आप छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो आपके साथ साथ चलती हैं। ये कम्युनिटी आप भूलना चाहेंगे, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपका जो आला दुआला है वो आपको भूलने नहीं देता, वो बात को भूलने नहीं देता। तो ये तो, लेकिन मारिया आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए भी और ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग के लिए भी। तो मैं बहुत MWC की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। वैसे तो उज़्मा करेंगी। तो एक बात मैं और सबसे कहना चाह रही हूँ कि उज़्मा ये जो स्किल बिल्डिंग वाला जो आज का प्रोग्राम था, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगी, तो उसमें एक सर्वे डालेंगी। तो जैसे जैसे आप उस सर्वे को करते जाएंगी तो प्लीज आप एग्जिट करते जाइए, ताकि उज़्मा को पता चल जाएगा कि किस किसने कर दिया है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी। तो अब मैं उज़्मा को बोलूंगी कि फॉर्मली आपका थैंक्स कर दे। जी उज़्मा। सबसे पहले तो जी, हाँ जी, सॉरी उज़्मा, मैं आपको फिर से कट कर रही हूँ, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच रमिंदर जी इज ट्राइंग टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर रमिंदर जी माइक ऑन करके बता सकें। वो कहती थी, पिछला इंसान तब भूल सकता है अगर दोबारा कुछ वैसा ना हो, अगर ऑल टाइम ऐसा ही होता रहे तब क्या करे कोई। फिर आपकी स्ट्रैटेजीज और फिर आपके अप्रोच डिफरेंट हो जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज है, अगर ये रिपीटेडली चीज हो रही है देन दैट इज द टाइम कि आपने, और वो चीज आपको अंदर से एंग्री एक फीलिंग आपके अंदर डेवलप कर रही है, वो एक रेज डेवलप कर रही है आपके अंदर टूवर्ड्स द अदर पर्सन, राइट? और आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज हो रही है जो कि बार बार हो रही है, तो फिर अब उसको कन्फ्रंट करने का टाइम है। फिर उसको, उसकी तरफ अप्रोच आपकी जो है ना वो एक्सप्रेशन की ही होगी, जिसमें आप उससे कन्फ्रंट करेंगे, जिसमें आप अपना जो भी आपके अंदर है आप उसको निकालेंगे।
लेकिन अगेन इट्स नॉट दैट कि आप भी वैसे ही निकालेंगे जैसे सामने वाले ने आप पे निकाला. यू कैन यूज अदर स्ट्रैटेजीज जो कि हम शेयर करते हैं जब किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के से मिलते हैं, that you need to leave the situation immediately. It's the only thing which is going to stop the reoccurrence of the event. Leave it. Leave the situation immediately. तो जो आप कहना चाह रहे हो कि अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आप, अब वो टाइम है कि अब आप चुप नहीं रह सकते, आप उसको सप्रेस भी नहीं कर सकते. हर अप्रोच, एक अप्रोच के साथ आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. Sometimes you might need to express it, sometimes you might need to suppress it, sometimes you just need to calm down, you know. और हर एक ही टेक्निक आप बार बार यूज नहीं कर सकते. हर जगह आप खड़े होके रिलैक्स या योगा या डीप ब्रीथ नहीं कर सकते. You know, there are times when you need to communicate. There are the times when you leave the situation, right? So that is how basically you are going to deal it. You need to choose the tool wisely. कि अब मुझे यहाँ ये टूल यूज करना है. और जो आप कह रहे हो कि एक ही चीज अगर बार बार हो रही है, then you need to address it. कि अब उसका क्या, क्योंकि वो आपको इफेक्ट कर रही है. अब आपने अगर सारी चीजें ट्राई कर ली और वो आपके लिए कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं हो रही, then the only resort is either to leave the situation or to communicate about it. I hope I answered your question, Raminder ji. Ravinder ji, are you there? हाँ जी, थैंक यू. पर इम्पॉसिबल ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. बट ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ पोइट्री करते ने, बहुत वधिया पोइट्री करते ने जी. यही चीजें हैं रविंद्र जी कि अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं वही वाली बात मैं फिर से कहूंगी कि वो जो इमोशन है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है. तो उसको नहीं, कुछ प्रॉपर्ली करती हुए 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, कहते 5-6 साल हो गए खत्म करती है, पर नहीं हो सकता ना, मतलब कि जो को साथ ना दे की कर सकते. कुछ चीजें देखिए, कुछ चीजें आप उसको ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं ਹੁੰਦੀ है. अनअवॉइडेबल होती है ना, अनअवॉइडेबल भी होती हैं एंड नहीं, वो तो मैं अनफॉरगेटेबल भी होती हैं. ताही पे किस तरह होया. अनफॉरगेटेबल भी होती हैं, आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते. एंड यूजुअली दोस थिंग्स आर इन द पास्ट. पास्ट में भी और ये दूसरा शख्स, they are not ready to yes, resolve it, resolve this issue. उनके लिए वो इशू है ही नहीं. Exactly. Unfortunately, हमारे कल्चर में ये कहा जाता है सभी ऐसे हैं, तुम ओवर सेंसिटिव हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो. दर्शन जी, पूरी मैं अपोलोजाइज करती हूँ अगर कोई मैं मर्दों के खिलाफ बात कर रही हूँ. हम एक सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि आमतौर पे साउथ एशियंस घरानों में इसी तरह होता है. आई नो यू आर द ओनली मैन हियर. तो ये हमारा सवेरा का मकसद ही ये है कि इसमें हम ये डिस्कशंस लेके आए कि क्या ये हमारे फोकस ग्रुप डिस्कशंस में ही सबसे पहले उन्होंने की थी कि हमें एंगर बताओ, हाउ टू, व्हाट इज द एंगर, हाउ टू कंट्रोल द एंगर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगर. और फिर ये है कि इसी में हमारे सवेरा प्रोजेक्ट में है कि हम किस तरह बॉयज और मैन को इन्वॉल्व करें, इंगेज करें, ताकि हम एंड कर सकें जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसमें सदियों से मर्द भी कैद है, औरत भी है. मर्द भी कितनी दफा निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, नहीं निकल सकते क्योंकि उन्हें भी एक रोल प्ले करना है. नहीं, तुम डायपर नहीं चेंज कर सकते. आई एम सो ग्लैड कि अब की जनरेशन डिफरेंट होती जा रही है. लेकिन हमारी औरतों, मेरी एज की औरतों ने जितना कुछ बर्दाश्त किया वो बहुत कुछ था. अब वो टाइम है, वो बोलना चाहती है, कहना चाहती है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है. तो इसलिए हम ऐसे ये लेके आ रहे हैं बार बार एक सेफ स्पेस पे जहां आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, आप खुल के बात करें जो आपने दिल की बात करनी है. अमरजीत जी, आपने फिर वो अनम्यूट किया था, फिर हमारी डिस्कशन हो गई, आपने फिर म्यूट किया. अगर आपने कुछ कहना है तो प्लीज फील फ्री. और भी आपने से किसी ने कोई बात करनी है
हेलो। जी अमरजीत जी। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, जैसे एक है कंप्रोमाइज और दूसरी है अवॉइड करने की, है ना। कंप्रोमाइज तो वही यूज कर सकते हैं जब हम दूसरे बंदे की मेंटालिटी या उसकी थॉट या उसके माइंड में क्या है, क्या वो सोचता है, वो समझते हैं, तो वहां तो हम कंप्रोमाइज वाली कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल अवॉइड। तो ऐसी सिचुएशन है मेरे साथ, मतलब किसी के साथ, मतलब मैं फिर उसको अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि उसके माइंड में क्या है, वो समझ नहीं आता, वो क्या एग्जैक्टली। सोचता है और किस हद तक सोच सकते हैं वो, ये समझ नहीं आता जैसे। तो इस सिचुएशन में फिर कभी कभी ऑल्दो ये अवॉइडेंस जो है वो एक अनहेल्दी अप्रोच हाँ, है टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यस, इन द लॉन्ग रन, या अगर आप उसको एज अ होल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर अवॉइडेंस यूज करने के बाद अगर मैं इन चीजों से बच जाती हूँ या ये चीजें नहीं होती उसके बाद, तो अगर वो यूजफुल है तो that's again a technique, that is why it is there, right? अगर वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रही है तो you can use it, but the only thing with the avoidance is कि जो जिस तरह के हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं साउथ एशियन, उसमें जो बात अभी उस्मा ने भी कही कि sometimes the opposite party doesn't understand कि there is an issue, yeah, या there is a conflict, they are just living in their own zone and then their own small they're bubble. thinking and what या they think, उनका जो बबल है वो उसी में रह रहे हैं और उनको लगता है कि इस बबल में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, yes, लेकिन उस चीज को वो सामने वाला बंदा रियलाइज कर रहा है। एंड देयर इज अनदर थिंग, सेल्फ अवेयरनेस, या टू मेक समबडी रियलाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप खुद तो अपने आप को समझ सकते हो, लेकिन yes, सामने वाले को समझाना और उसको ये एहसास दिलाना कि उसको भी अब yeah, सेल्फ अवेयर होना है, ये yes, बहुत बड़ा टास्क है yeah, और ये आपका टास्क नहीं है और आप yes, इसका टेंशन भी ना लें, क्योंकि ये आपका, हाँ, ये आपका काम नहीं है, ये yeah, उसी का काम है, ये उसी ने करना है। जिस तरह आपने खुद अपने पे किया वो भी करेगा, और अगर वो we नहीं कर can't रहा change it है on others' mind. तो एग्जैक्टली यू कांट चेंज इट। जो एक बात है जो कि चेंज से रिलेटेड है वो यही है कि चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, Yeah, वो अंदर से ही आएगा, आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को पुश नहीं कर सकते कि वो चेंज हो। आप yes, अपने आप को तो ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो, कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, कि मैं तो कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं करता। yes, ये नहीं करता क्योंकि इसको अभी पता नहीं है, क्योंकि वो अभी उस बबल से बाहर निकला नहीं है। yeah, And there are times when people doesn't come out of their bubbles for the entire life, yeah, and that is something which is scary, and that is why we focus more and more, and that is why these sessions are there to help you realize yeah, that वही है it ना, is चेंज तो अपने आप को ही करना पड़ना है yeah. बस। कहीं से आएगा। That's it. तो मैं रिंटू थैंक यू जी, सो। हाँ जी जी, मुझे पता है कि आपके घर में हाँ जी, फंक्शन है, मैं सेलिब्रेशन है। Celebration. थैंक यू सो मच मारिया फॉर द वंडरफुल सेशन। तो मैं Thank you so much, Rintu ji. सबके लिए सबको धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। तो मैं उस्मा, मैं निकलती हूँ। तो जी, अगले फ्राइडे को रिंटू जी का रू जी से रू तक का है। अभी तो हम जी, एंगर पे बात करें, फिर हमको कुछ गाने शानने, कुछ हल्का फुल्का। हल्का बहुत फुल्का करेंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीक का मारिया प्लीज अगर आप ज्वाइन कर सके तो प्लीज नेक्स्ट बिल्कुल। फ्राइडे को 6 to 8 गजल सिंगिंग है पूरी। मतलब बहुत बढ़िया गजल सिंगर आ रहे हैं मेरे साथ, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा और गजलों का मजा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। I will संडे be ਦਾ ਵੀ there. ਦੱਸ I ਦਿਓ will be there. ਰਿੰਟੂ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ जी ਸਕਦਾ। संडे नु हमारा एक पंजाबी लिटरेरी प्रोग्राम होता है जो
अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक संध्या, ये रविंद्र वालिया जी का अपना ग्रुप है, एक सबका ग्रुप है। तो उसमें इस बार जो है वो, वैसे हम पोएट्री सेशन रखते हैं, तो इस बार न्यू ईयर का है तो इसलिए हमने उसका नाम रखा है गीत दरबार। तो सब जो है वो तरन्नुम में उसमें पढ़ेंगे, जो भी गजल पढ़नी है, गीत पढ़ना जो भी है। तो दर्शन जी प्लीज आप जरूर दर्शन दीजिएगा। डॉली गुलेरिया जी भी आ रहे हैं ना, हाँ, डॉली गुलेरिया जी आ रही हैं, तो सुरेंद्र कौर जी की बेटी, तो वो आ रही है हमारे साथ। तो यहाँ से इकबाल बराड़ जी आ रहे हैं। तो बाकी दर्शन जी आप भी आइएगा, हम आपसे भी जरूर कोई ना कोई शिव की बात सुनेंगे, गीत सुनेंगे, गजल सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी कोई ना कोई तैयार करांगा। बहुत हो गए सच्ची, मैं तो रात को मंदिर में चाहती सी पर होई बहुत सारे गए। हाँ कोई नहीं, हम असि दर्शन जी को वैसे सुन लवांगे, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। हम कहकशां का कमेंट ले लेते हैं। हाँ बस कहकशां का। तो मैं निकलती हूँ, थैंक यू सो मच, हैव अ Thank you so much. मैं रेडी हुई हूँ पहले, And happy Lodi. बेटी आ गई। हैप्पी लोहड़ी, थैंक यू सो मच।